नमस्कार, आप देख रहे हैं भटनी टाइम्स। मैं रोमी निज़ामी अपने साथी सनी गुप्त के साथ। नगर निकाय की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन भटनी नगर में इस नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और गली सड़कें चौराहों पर इसकी चर्चाएं हर एक दूसरे आदमी के मुंह से सुनी जा सकती हैं। ये गांधी चौक हो या केवड़ा चौराहा हो, जिसे राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्यों-ज्यों वक्त बीतेगा ये चुनावी पारा ऊपर चढ़ता जाएगा। और ऐसे में इस केवड़ा के ही रहने वाले पूर्व एक बार लड़ चुके पूर्व में चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में रोशन जमीर उर्फ कल्लू जी हमारे बीच हैं, जो छात्र राजनीति भी कर चुके हैं और इनके पिताजी भी पहले चुनाव को यहाँ से लड़े थे। ऐसे में कल्लू जी के साथ हम छोटी सी मुलाकात करके इनकी बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहला सवाल कल्लू जी से ये है कि रोशन जमीर साहब, आप ये बताएँ कि आप इस बार जो मैदान में आए हैं, क्या मन बना कर आए हैं? सबसे पहले तो मैं आप दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के सबसे अंतिम जिला देवरिया से आता हूँ, जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। और आप लोगों ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है कि हमारी आवाज़ को मीडिया तक पहुँचाने का काम किया, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नगर पंचायत गठित हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं। नगर पंचायत जहाँ 35 साल पहले जो सीमा निर्धारित की गई थी, आज भी वही है। उस 2 बार शासन से विस्तार के लिए मांगा गया प्रस्ताव, मगर किसी अन्य चेयरमैन ने यहाँ से नगर के विस्तार के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा। नतीजा ये रहा कि 2011 में भी नगर पंचायत का विस्तार नहीं हो सका और 2022 में भी नगर पंचायत का विस्तार नहीं हो सका। नगर से सटे अन्य तमाम गांव हैं जो अर्ध नगरीय क्षेत्र में आते हैं, जिगना, साहोपार, चांदपार, बिशुनपुर, ये सब नगर पंचायत के सर्किलेट में आते हैं, मगर नगर पंचायत में इनको सम्मिलित नहीं किया गया। मेरी सबसे पहली लड़ाई यही है मेरे मैनिफेस्टो में कि अगर मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष होता हूं, तो मैं सबसे पहले भटनी नगर से सटे ग्राम जिगना मिश्र, मिसरौली, बिशुनपुर, देवघाट, छपिया, इन सभी ग्राम पंचायतों को नगर में जोड़ने का काम करूंगा। बहुत खूब, आपने कहा कि आप परसीमन करेंगे और इसका विस्तार करेंगे। और एक छोटा सा सवाल पहले कि 2017 में जब आप चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके थे, तो ऐन वक्त पे आपने चुनावी दांव खेलने से इनकार करते हुए आप वापस अपना मन बना लिए थे कि चुनाव नहीं लड़े थे। ऐसा क्या हुआ था कि चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था आपने? मैं सबसे पहले चुनाव 2012 में लड़ा निर्दल प्रत्याशी के रूप में, और मैं 997 वोट पाकर वर्तमान चेयरमैन से 276 वोट आगे था। 2017 में मैं समाजवादी पार्टी में था। समाजवादी पार्टी से मैं टिकट मांगा। मैं समाजवादी पार्टी में भी समर्थित कार्य करता रहा। मुझे टिकट नहीं मिला, मैं चुनाव से बाहर हो गया। टिकट न मिलने के कारण मैं चुनाव बैठ के और समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही वोट मांगा। 2018 में मैं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद मुझे लगातार सम्मान मिलता रहा। सबसे पहले मुझे ज़िले का अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला महामंत्री बनाया गया, और मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय शोध प्रमुख के पद पर मुझे नियुक्ति हुई, और मुझे अल्पसंख्यक मोर्चे का आजमगढ़ का जिला प्रभारी भी बनाया गया, आज भी हूँ। और 3 जिलों का महाराजगंज, संत कबीर नगर और बस्ती, इन तीनों जिलों का आज भी मैं सह-संयोजक हूँ। और इसके पूर्व में भी मैं संत कबीर नगर जिले का भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला प्रभारी भी रह चुका हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यों से प्रभावित होकर मैं अपना टिकट मांग रहा हूँ नगर पंचायत के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये घोषणा किया है कि 70 से 80 सीटें अल्पसंख्यकों को दी जाएंगी। पूरे गोरखपुर मंडल में एक मैं मात्र अल्पसंख्यक हूँ जो टिकट मांग रहा हूँ। टिकट मिला
तो मैं निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस सीट को समर्पित करूंगा। आपने बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में आपको अच्छा पद भी मिला है। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि राजनीति में बड़ी उठापटक होती है और दांव पेच चलते रहते हैं, कब कौन सा खाने कौन चित हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। अगर आपको पार्टी किसी परिस्थितियों बस हालात के हिसाब से टिकट नहीं देती है तो आपका फैसला पार्टी के साथ होगा या फिर बागी हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, मुझे फर्श से लेकर अर्श तक ले जाने का काम किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट दिया तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उस योग्य नहीं समझती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और बागी भी नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को टिकट देगी मैं तन मन धन पूरी ईमानदारी से उसके साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी का परचम भटनी नगर पंचायत में लहराने का काम करूंगा। बहुत सही आपने कहा कि आप जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ तन मन धन से समर्पित रहेंगे। एक छोटा सा और सवाल कि आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए आप चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, जनता ने आप पे भरोसा किया, तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरते हुए आप पहले दो कौन से बढ़िया काम करेंगे जिससे भटनी की जनता समझे कि हमने लायक चुना है? सबसे पहली बात यह है कि भटनी बाज़ार में चारों तरफ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जहां गाड़ियां जा सकें। भटनी में एक वार्ड पड़ता है प्राइमरी पाठशाला, बाज़ार से कोई रास्ता उस वार्ड तक नहीं जाता है। सबसे पहले मैं उसे जोड़ने का काम करूंगा और भटनी जंक्शन का स्टेशन गोरखपुर के बाद सबसे बड़ा स्टेशन है और सौभाग्य यह है कि मैं उसी स्टेशन के परिक्षेत्र केवड़ा में का रहने वाला भी हूँ। हमारे केवड़ा से लगाए नूरीगंज तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, रास्ता है भी तो टूटा फूटा हुआ है। बरसात में बिल्कुल जाने के लिए रास्ता नहीं है और न ही नगर पंचायत द्वारा कोई रास्ता केवड़ा से लेकर नूरीगंज तक जोड़ने का काम किया है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं केवड़ा से लेकर नूरीगंज तक जोड़ने के लिए एक प्रयास करूंगा ताकि रास्ता आने जाने के लिए सुलभ हो। और ऐसे भी आज से 2-4-5 साल पहले से ये रास्ता देवरिया गोरखपुर के लिए बाज़ार के लोगों के लिए मेन रोड बन गया है। आप खिलाड़ी रहे हैं और क्रिकेट के मैदान में जहाँ तक मुझे याद है कि ओपनर यानी उद्घाटक बल्लेबाज हुआ करते थे और तब लोअर और टी शर्ट का ज़माना नहीं था, पैंट शर्ट पहनते थे, लगभग सफ़ेद रंग की शर्ट पैंट, और एक खिलाड़ी के रूप में आप बहुत खेले हैं। और मैदान नहीं है यहाँ पर, रेलवे के मैदान के भरोसे हमारे खिलाड़ी जो खेलते थे आज विलुप्त होते जा रहे हैं। और यहाँ एक इंडोर स्टेडियम नहीं है जिसमें बैडमिंटन या शतरंज जैसे खेलों को खेला जा सके। और इस दिशा में मुझे लगा कि बहुत सारे खेल से भी प्रतिनिधि चुने गए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जिससे खेलों को बढ़ावा मिले। और आप इस खेल जगत के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले बात मैं बताना चाहूँगा कि पूरे नगर पंचायत में कहीं ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ कोई स्टेडियम या खेल का मैदान बनाया जा सके। ये तभी संभव हो सकेगा जब नगर का विस्तार होगा। और मेरे मैनिफेस्टो में भी है कि मैं सबसे पहला काम नगर का विस्तार करूँगा। और नगर का ज्यों ही विस्तार हुआ, तमाम ऐसे गांव हैं जहां आज भी ज़मीन मिनी स्टेडियम के लिए खाली पड़े हैं। मैं उसे मिनी स्टेडियम बना के एक खेल जगत के लिए समर्पित खिलाड़ी रहा, मैं निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए उस मैदान को समर्पित करूंगा। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल छोटा सा शिक्षा जगत से, खास करके युवा वर्ग से है कि ज़रूरत होती है युवाओं को शिक्षा में अच्छी किताबों की। अच्छी किताबें कहा जाता है कि दुनिया बताती हैं, दुनिया के बारे में अगर जानना है तो आप किताबें पढ़िए। और एक पुस्तकालय नहीं है जहाँ से हमारे प्रतियोगी छात्र अपने कंपटीशन के लिए अच्छी किताबों से तैयारियाँ कर सकें या आगे बढ़ सकें। और ऐसी किताबों की ज़रूरत एक पुस्तकालय होने के बाद ही उपलब्ध हो सकती है। गरीब बच्चे हैं जो महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ प्रतिनिधि ऐसा कर सकते हैं। ऐसी घोषणाएं हुई, लेकिन अभी तक ये ज़मीन पर धरातल पर उतरी नहीं योजना। फिलहाल आप पुस्तकालय के बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले भी पूर्व प्रतिनिधियों ने भी इस तरह की घोषणाएं की कि भटनी में एक पुस्तकालय बनेगा, मगर ये घोषणाएं बिल्कुल
ज़ुबान तक ही रहीं, कभी कागज़ पर सिमट कर नहीं आए। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं भी अपनी डिग्री के लिए कभी पढ़ाई के लिए कभी देवरिया, संत विनोबा और मास्टर डिग्री के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी जाया करता था। उस समय भी पढ़ाई का अभाव था। आज भी मुझे लगता है कि मैं कहीं से अगर पिछड़ा हूँ तो पढ़ाई के नाते पिछड़ा हूँ। और मेरा पूरा ध्यान इस पर यह है कि अगर भटनी में अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो सबसे पहले भटनी में एक जगह खोज के जहाँ शांति का माहौल हो वहाँ एक पुस्तकालय बनवाऊँगा और सारी प्रतियोगी पुस्तकें मैं वहाँ उपलब्ध करा के यहाँ के छात्रों की समस्याओं को मैं दूर करने का काम करूँगा। यानी आपने कहा कि पुस्तकालय बनेगा, लेकिन आगे जो सवाल आएंगे वो सनी गुप्त की तरफ से आएंगे। और सनी जी, सबसे पहले भटनी टाइम्स के सभी दर्शकों को धन्यवाद। और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोशन जमीन उर्फ कल्लू जी। कल्लू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 2012 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे चेयरमैनी पद के लिए, और आपने बताया कि मैं वर्तमान चेयरमैन से कुछ ही वोटों से फासले में रहा। उसके बाद से 2017 का चुनाव आपने लड़ा, फिर 2022 में भी आप बीजेपी से उम्मीदवार टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कब तक ये आपका सियासी जंग जारी रहेगा? फिलहाल तो मैं एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के निर्देश पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी जो भी गाइडलाइन जारी करेगी मेरे लिए मैं उसको फॉलो करूंगा। वो कहती है कि चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो संगठन में रह के पार्टी के लिए काम करूंगा। कल्पना करते हैं कि आप भटनी के चेयरमैन हैं 2022 के, तो जो आपका अहम मुद्दा होगा वो अहम मुद्दा क्या युवाओं के लिए होगा या सभी के लिए होगा? क्योंकि स्वच्छता देखते हैं जैसे कि चुनाव नज़दीक आता है और आपके पार्टी से विभिन्न तरह के जन जागरूक कार्यक्रम निकलते हैं, चाहे वो सफाई से लेकर संबंधित हो, चाहे लोगों को आवास दिलाना हो। चुनाव आते सभी लोग झाड़ू से लेकर विभिन्न तरह के अपने अपने आखड़े में अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं। तो क्या ये सियासी मामला ही रहेगा कि वास्तव में आप जन जागरूक को प्रभावित करना चाहते हैं? सवाल तो बड़ा अच्छा आपने किया। भटनी नगर में अब तक का इतिहास यही रहा कि नगर पंचायत पे गैर भाजपाइयों का ही कब्जा रहा और वर्तमान में भी यही स्थिति है। आज भी जहाँ सफाई, जहाँ स्वच्छता की बात आती है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी के साथ सफाई का भी काम करते हैं, झाड़ू लगाने का भी काम करते हैं। और निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यह एक मिशन है कि स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा और सबसे पहले कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर उसमें हिस्सा लेंगे तो निश्चित रूप से ये सर्व शिक्षा अभियान सफल होगा और उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ और मैं पार्टी के लिए भी प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। पार्टी की तरफ से भी मैं शपथ ले चुका हूँ। यह हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने शपथ लिया है कि स्वच्छ भारत बनाना है। मगर एक अफसोस की बात होती है कि हम अपने मिशन में बहुत कुछ कामयाब नहीं हो पाते हैं। जहाँ तक हम अपने मिशन को ले जाना चाहते हैं वहाँ गैर भाजपाई बैठे हुए हैं और हमारे मिशन को नाकामयाब कर देते हैं। मगर अगर मैं चुनाव जीत गया या भारतीय जनता पार्टी से भी कोई भी प्रत्याशी आएगा, निश्चित रूप से उसको चुनाव जीतना है। और सबसे पहला काम हम लोग खुद रोड पर उतर के, मैं खुद उनके साथ रोड पर उतर के सफाई का काम करूंगा और स्वच्छ नगर को स्वच्छ बनाऊंगा। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि हम खुद सड़क पर उतरकर और सफाई का काम करेंगे और मैं पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठावान रहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपका उत्तर। लेकिन मेरा सवाल एक और है कि भटनी का जो विकास है उसमें सबसे बड़ा बाधक आप किसे मानते हैं? आपके हिसाब से भटनी में ऐसा क्या होना चाहिए जो दूसरे चेयरमैन अभी तक नहीं कर पाए?
भटनी के जो भी चेयरमैन अब तक हुए, बाधक तो कोई नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। वो सिर्फ बाज़ार का विकास करते रहें, अपने घर का विकास करते रहें। सारे चेयरमैन एक ही रोड में है, विकास रोड को 3 से 4 बार तोड़कर बना दिया गया। जहाँ केवड़ा की बात आती है, हथवा की बात आती है, यहाँ लोग कहते हैं कि बाधक है। अभी कुछ दिन पहले अतिक्रमण चला, शासन के निर्देशन पर अतिक्रमण चला। अतिक्रमण सबसे ज़्यादा बाज़ार के लोगों ने किया था, और शासन जब टाइट हुई, प्रशासन टाइट हुआ, तो सारे अतिक्रमण हटे। ऐसा नहीं है कि कहीं बाधक है। बाधक का शब्द ये लोग करके गुमराह करते हैं और अन्य वार्ड के लोगों को कि यहाँ ये समस्या है, वहाँ ये समस्या है। ये नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ एक केवड़ा में सबसे 10 साल पहले रमेश चंद्र वर्मा जी चेयरमैन हुए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबसे पहला काम उन्होंने हमारे यहाँ केवड़ा से लेकर चीनी मिल गेट तक रोड का निर्माण कराया, रेलवे से लड़ के सब कुछ करके। तो बाधक अगर आदमी कुछ किसी भी चीज़ को ठान ले कि मुझे ये करना है, तो इस धरती पे कोई ऐसा काम नहीं है जो अगर आदमी निश्चित कर ले वो ना हो। मगर ये लोग निश्चित नहीं करते हैं, सारा पैसा ले जाके बाज़ार में अपने घर के तरफ चारों तरफ लगा रखे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ भटनी की बिजली की समस्या है, नगर की समस्या। आज मैं यहीं केवड़ा का रहने वाला हूँ। अभी 1-2 महीना पहले हमारे यहाँ प्रत्येक दिन फॉल्ट होता था। हमारे यहाँ 2 से 4 लड़के परमानेंट लाइन के लिए, और ये रूमी निजामी भी जानते हैं, लगे रहते थे। आज केबल पड़ा हुआ सड़ रहा है। किसी एक वार्ड में चेयरमैन साहब के घर के पास केबल पड़ा हुआ है। वो केबल किसी एक वार्ड में भी लग सकता है, मगर वो सड़ जाएगा, लगेगा नहीं। इसलिए कि समस्या बनी रहेगी, समस्या में हम लोग उलझे रहेंगे और ये दूर करने का वादा करेंगे नहीं। तो इन समस्याओं के लिए भाई मैं बहुत तत्पर हूँ। और ऐसे भी मैं जनप्रतिनिधि नहीं भी हूँ, या मेरा तो ख़ानदानी है कि हम लोग समाज सेवा करते चले आएँ। और इसके लिए चेयरमैन रहूँ या ना रहूँ, पार्टी टिकट दे या ना दे, अपने लोग, अपने जनता, अपने नगर के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। चाहे कोई कभी मुझे रात को भी बुलाए, मैं निश्चित रूप से चला आऊँगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने बिजली की समस्या का बात किया, और आप देखते हैं कि कुछ ही दिन पे बिजली के तार फॉल्ट हो रहे हैं, यानी उस पे गुणवत्ता जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण बिजली के तार आए दिन ख़राब हो रहे हैं। तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं, जनप्रतिनिधि को मानते हैं, या फिर आम नागरिक को मानते हैं? देखिए, इसमें आम नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है। ये कमीशन खोरी का चक्कर है। ये कमीशन खोरी के चक्कर में बिजली विभाग कहती है कि मैं अपने विभाग से कराऊंगा, नगर प्रशासन कहता है कि हम नगर से कराएंगे। इन्हीं दोनों लोग की लड़ाई में भटनी में बिजली की समस्या अब तक रुकी पड़ी हुई है। 2012 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी लो वोल्टेज की। अगर मेरे यहाँ पानी चढ़ाना होता तो मैं अगल बगल के ओम प्रकाश जी को कहता था कि भैया ज़रा अपना पंखा बंद कर लीजिए, मैं पानी चढ़ा लूँ। सबसे बड़ी समस्या थी, मगर कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं। उस समय एमएलसी हुआ करते थे रामू द्विवेदी। हमने रामू द्विवेदी से अपनी समस्याओं से अवगत कराया। रामू द्विवेदी ने तुरंत क्षमता वृद्धि भी किया केवड़ा गांव का, और तार भी बदला, पोल भी बदला। वो क्षमता वृद्धि करके 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगाया, जो आज बिजली की कुछ हद तक समस्याएं दूर हुई। मगर मैं उस समय जनप्रतिनिधि नहीं था। मैं दौड़ धूप कर, हाथ पैर जोड़कर अपने गांव की समस्याओं को मैं दूर किया। अगर मुझे नगर का कमान मिलता है तो निश्चित रूप से सबसे पहला काम करूंगा कि नगर पंचायत के जर्जर तारों को केबल में परिवर्तित करके, जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, क्षमताएं कम हैं, वहाँ सबसे पहले मैं शासन से लड़कर क्षमता वृद्धि कराने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए।
धन्यवाद एक बार फिर से आप दर्शकों और सुनने और देखने वालों को कि हम अभी बात कर रहे थे चेयरमैन पद के प्रत्याशी रोशन ज़मीरपुर कल्लू जी से, और फिर अगली मुलाकात में एक दूसरे प्रत्याशी से आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, नमस्कार।